हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेनॉर्मिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं सीए ऋषभ डाकलिया हमारी सीए इंटर की रिवीजन सीरीज में एक और टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कवर करने के लिए आज आपके सामने मौजूद हुआ हूं। ये ऐसा टॉपिक है कि कई बार हमें बच्चे बोलते हैं, सर कल रात को तो नींद ही नहीं आई क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सपना आ गया था और उसके कारण पूरी रात सिर्फ हम उसी के बारे में सोचते रहे। जी, इससे आप समझ तो गए ही होंगे कि कई बार स्टूडेंट्स को ये एक ऐसा एरिया है जहां पे थोड़ा क्लैरिटी और रिवीजन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। इस लाइव सेशन के थ्रू हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कवर कर पाए। और जब भी हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए होता है तो इट इज सेड दैट कि जो भी दिमाग में चल रहा है उसको आप जॉट डाउन कर दो। तो मैंने आपके लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एक बार आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी उस पर जॉट डाउन कर दिया है। जी हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं और कई सारे यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया है। जब हम इनिशियली इनको क्लासेस में ले रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि आप साथ साथ करते रहे, रोजनु देवू रोजे चुकवी देवू, आप उसको रोज का रोज कवर कर दे। बट कई बार स्टूडेंट्स उसको करते नहीं है और फिर अक्कल बादाम खाने से नहीं भचीड़ खाने से आती है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें ये बोलते ही हैं कि सर वी गॉट और भचीड़, आप इसको थोड़ा सा ऐसा ट्राई करिए कि कंसाइज वे में कवर हो पाए। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि हमने सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा जॉट डाउन कर दिया है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं वो सारे हमारे यूनिट्स है एंड जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट जो उसे गो थ्रू कर रहे हैं चाहे अभी या बाद में कभी, तो एक नोटबुक पेन और कैलकुलेटर जरूर लेके बैठे जिसके थ्रू वो साथ साथ में चीजें नोट डाउन करते रहे। जैसे कि आपको पता ही है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो हम ये सोच के इस सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं कि बेसिक अवेयरनेस आपको अबाउट द टॉपिक्स है। तो यहां पे जैसा आप देख पा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एक टॉपिक है हमारा जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिएगा टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो एक्सपांड कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर कोई नई कंपनी सेटअप हो रही है तो क्या होगा। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एक टॉपिक है। कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस होते हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं, कभी कैश का फ्लो ज्यादा होता है, कभी कैश का फ्लो कम हो जाता है, एक्सपेंसेस रूटीन वे में चलते रहते हैं, तो वो किस तरीके से गो थ्रू करना होता है वो कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट बात करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारा ऑर्डर कब करना है, कैसे करना है, कितना स्टॉक रखना है, क्या आइडियल होगा, कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको, उसके बारे में चर्चा करता है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट ये देखता है कि हम डेटर्स को ज्यादा छूट दे या कम छूट दे अबाउट द नंबर ऑफ डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड। रिसीवेबल्स के बाद पेबल्स मैनेजमेंट आता है जिसमें हम लोग क्रेडिटर्स को क्या डिस्काउंट लेके पेमेंट अर्ली कर दें या डिलेड पेमेंट करें, उसके पॉलिसी के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी होती है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, ऑफ कोर्स कुछ थियरी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये आपके ब्रॉडर टॉपिक्स हो गए जिसमें अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं वो हमने लिख दिए हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चंस, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि कोई कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं वापस, एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो क्या और एक न्यू कंपनी हो तो क्या। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या एस्टिमेशन फ्रॉम बैलेंस शीट अगर हमें एस्टिमेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। और कुछ और टिपिकल टॉपिक में आता है एक हमारा डबल शिफ्ट। डबल शिफ्ट मतलब जब हम लोग एक शिफ्ट से दो शिफ्ट में शिफ्ट होते हैं तो क्या वर्किंग कैपिटल में एग्जैक्टली फर्क पड़ता है कि नहीं। इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स जो बाकी के यूनिट्स है उसमें भी है। जैसे कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए मैं अक्सर ये बोलता हूं कि हमने जो टिपिकल कैश बुक पढ़ रखा है उस कैश बुक को अगर आप कर लोगे तो आपका काफी कवरेज इसमें हो जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी मैं ये कई बार बोलता हूं कि आपने जो कॉस्टिंग में चैप्टर 2 मटेरियल्स को गो थ्रू कर रखा है
ईओक्यू वाला टॉपिक, तो इसमें काफी कवरेज हो जाएगा। रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम लोग चर्चा करते हैं क्रेडिट पॉलिसी के बारे में, फैक्टरिंग के बारे में। फैक्टरिंग मतलब जब हम सारे के सारे हमारे डेटर्स को एक साथ कोई फैक्टर को दे देते हैं मतलब वो हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करेगा और बदले में हमें थोड़ा अर्ली जो अमाउंट है वो मिल जाता है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसको किस तरीके से मैनेज करना होता है। डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एंड फ्यू मिसलेनियस क्वेश्चंस। सो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये सारे टॉपिक्स जरूर कहीं नोटेड डाउन फॉर्म में गो थ्रू कर ले तो बेटर रहेगा। उसका रीजन है कि आप जब भी रिवीजन कर रहे होंगे तो इतने क्वेश्चंस आपको एक बार क्विकली गो थ्रू करने होंगे, तो आपका जो कवरेज है चैप्टर का वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। जैसे कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको थोड़े पार्ट्स में कवर अप करेंगे। आज हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कशन लेते हैं अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए कंपनी। वैसे तो आपको नाम से पता है और आप काफी टाइम से इन टर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल यू नो बाय नाउ वेरी वेल के वो साइकिल होता है जब हम लोग इनिशियल जो कैश इनपुट कर रहे हैं बिजनेस में, जो कि अगर मैं ट्रेडर की बात करूं तो ट्रेडर जो है उस कैश को गुड्स खरीदने में अप्लाई करेगा, फिर वो कैश जो गुड्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ जब वो बिक जाएगा तो डेटर्स में चला जाएगा, और डेटर्स से जब पैसा आएगा तो वापस कैश फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करूं तो जो कैश है वो पहले रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट होगा, फिर रॉ मटेरियल जो है वो WIP में कन्वर्ट होगा जिसमें वेजेस और ओवरहेड्स और लागू होगी, फिर वो WIP जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी, वो फिनिश गुड्स जो है वो डेटर्स में कन्वर्ट होंगे, और डेटर्स जो है वो कैश में कन्वर्ट होगा। अब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हमने यूं घुमाया और वापस वो फटाफट हो गया। सो दिस डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट टाइम डिपेंड करेगा। और ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली आपको यही बता रहा है कि आप जो ओरिजिनली कैश इनपुट कर रहे हो वो कितने दिनों में घूम के आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई ग्रोसरी स्टोर की बात करूं तो वो रेडीमेड कुछ गुड्स खरीदता है और वो उसके स्टॉक में पड़े रहते हैं, और हो सकता है कि वो कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट पे बेच रहा हो तो वो डेटर्स उसके थोड़े टाइम बाद उसको पैसा देंगे, तो हमने जो गुड्स खरीदे वो गुड्स वापस डेटर्स के पास चले गए और वो डेटर्स से घूम के जब पैसा आया। ये जो साइकिल होता है हमारा, दिस प्राइमरी मींस ऑपरेटिंग साइकिल, और इसको जनरली हम लोग डेज, वीक्स या मंथ्स के फॉर्म में डिफाइन करना पसंद करते हैं, और उसी में ही ये हमारा पैटर्न रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बन सकते हैं जिसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो गिवन डेटा है उसको हम लोग किस तरीके से यूज करके फटाफट हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढ सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल छोटा सा लेता हूं कि सपोज आपका ऑपरेटिंग साइकिल 90 डेज है, तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपका जो टोटल, ऐसा समझ लीजिए, एक्सपेंसेस का साइकिल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दीजिए, ठीक है, जो साल भर का है वो 90, 90, 90 और 90 के 4 साइकिल फ्लो कर लेगा। मतलब अगर हम वैसे देखें तो हमारा जो कॉग्स है वो साल भर का फिगर होता है, और 90 डेज में हमारा पैसा वापस आ रहा है। मतलब मेरे को पूरे कॉग्स जितना है उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसका 1/4 लगाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, क्योंकि जब मैं पैसा लगा रहा हूं 90 डेज के बाद वो वापस आ जाएगा, उसी से मैं और गुड्स खरीद के फिर 90 डेज, फिर 90 डेज एंड फिर 90 डेज, ऐसे 360 का एक कन्वर्जन साइकिल पूरा बैठ जाएगा। दिस मींस प्राइमरीली योर ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स कुछ दिनों तक हमारे पास रहेंगे, प्लस वही रॉ मटेरियल्स फिर WIP में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो WIP मतलब रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा। फिर वो जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कुछ दिनों तक वो हमारे पास रहेगा। फिर वो फिनिश गुड्स जब कन्वर्ट हो जाएंगे डेटर्स में, क्योंकि हमने माल बेच दिया तो डेटर क्रेडिट सेल्स में तुरंत पैसा नहीं देता, तो थोड़े टाइम में वो डेटर्स के पास भी रहेंगे। और जैसा कि आपने इधर लिखा था, मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन दिया है क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को, क्योंकि इतने दिन में पैसा घूम के आएगा, बट जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल के लिए मैंने तुरंत ही पैसा दे दिया था, मुझे भी कुछ क्रेडिट मिल सकता है मेरे क्रेडिटर्स से। तो क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस
जितने दिन आउटस्टैंडिंग रहते हैं वो मैं जब टोटल माइनस कर दूंगा तो ये जो नंबर ऑफ डेज बनेंगे वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल इन फॉर्म ऑफ डेज बन जाएगा। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ये बताते हैं कि साल भर में आपका जो पैसा है वो कितनी बार घूमता है। फॉर एग्जांपल 60 डेज का साइकिल है तो 6 टाइम्स घूम जाएगा 360 के बेसिस पे, 90 डेज है तो 4 टाइम्स घूम जाएगा, 120 डेज है तो 3 टाइम्स घूम जाएगा, 180 डेज है तो 2 टाइम्स घूमेगा। तो जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल है उतनी कम बार घूमेगा, और जितनी कम बार आपका मनी चर्न होगा उतना ही आपको ज्यादा इनपुट डालना पड़ेगा। इसलिए बिजनेसेस व्हिच हैव लॉन्ग क्रेडिट पीरियड्स रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, एंड बिजनेस व्हिच हैव शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल, जो कैश में ही धंधा करता है उसको तो आज खरीदा फिर तुरंत पैसा आ गया, फिर खरीदा फिर आ गया, तो वो बहुत बार चर्न हो रहा है, तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये कम हो जाती है। ये सबसे बेसिक पॉइंट है आपके वर्किंग कैपिटल के बेस पे। मैं थोड़ा बेसिक से ही जा रहा हूं जिसमें मैंने आपको थोड़ा कवरेज ये बता दिया कि एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल होता क्या है और वर्किंग कैपिटल के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सीए माइनस सीएल। वो सीए में क्या क्या आता है, हमारा स्टॉक आ जाता है तो हम स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, डेटर्स आ जाता है तो डेटर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कैश और बैंक आ जाता है तो उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बिल रिसीवेबल डेटर्स में ऑलरेडी कवर्ड ही है, और क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो हर एक जो कंपोनेंट है उसके ऊपर एक यूनिट है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो ये बताता है कि हमें वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट किस तरीके से करना रहेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल, आई होप आपको एक बार क्लैरिटी आई कि एग्जैक्टली क्या होता है। और जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमने कुछ शॉर्ट वर्जन्स सिर्फ लिख दिए हैं, वैसे ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला यहां पे नोट डाउन किया था, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, इसमें और कंपोनेंट भी डेफिनेटली ऐड हो सकते हैं। मैंने प्राइमरी पार्ट लिखा है तो उसी का ही ये वर्जन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज अगर हमें देखना हो तो वो पार्ट यहां पे कवर हो रहा है, जिसमें आ जाता है आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए रॉ मटेरियल्स आपके पास रह रहा है। रॉ मटेरियल कितने दिन के लिए आपके पास रहेगा वो अगर आपको चेक करना है तो साल भर का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है उसको बेस लीजिए। से फॉर एग्जांपल आपने साल भर में 3,60,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, तो 360 से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो एक दिन का 1,000 रुपए जो है वो पार्ट बन जाएगा 1,000 रुपीज। और हम लोग एवरेज में कितना स्टॉक रख रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो सपोज हमारा एवरेज स्टॉक अगर 30,000 है और एक दिन में रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं 1,000, मतलब रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड हमारा कितना है 30 डेज। ये क्या सिग्निफाई करता है कि 30 दिन का स्टॉक हमेशा हमारे पास पड़ा रहेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि मैंने जब ऑर्डर किया तुरंत ही गुड्स आ जाए, इसलिए हम एक बेसिक स्टॉक लेवल हमेशा हमारे पास रखते हैं। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमारा जो साल भर का रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उसको हम डेज के टर्म्स में, वीक के टर्म्स में, मंथ के टर्म्स में, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो उस बेसिस पे आप कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट बनेगा। और ऊपर न्यूमरेटर में हमने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रख लिया, मतलब एक दिन में 1,000 रुपए का रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं और मेरे पास 30,000 का स्टॉक एनी टाइम रहता है, मतलब 30 डेज जितना मेरा पैसा रॉ मटेरियल में ब्लॉक हो गया। यही सेम पैटर्न वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आ जाएगा, तो उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह जो डिनोमिनेटर है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, क्योंकि जब हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो उसमें डब्ल्यूआईपी के लिए आपका रॉ मटेरियल पे कोई ना कोई लेबर और ओवरहेड्स का इनपुट होगा तभी वो बनेगा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम 360 से 365 से डिवाइड करेंगे तो पर डे आ जाएगा, और ऑन एन एवरेज हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में कितना स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रोडक्शन पाइपलाइन रहता है वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, एंड डिनोमिनेटर में जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे ले लेंगे तो हमारा डब्ल्यूआईपी के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डेफिनेटली गिनने वाले हैं। इसी तरीके से जब हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स में हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जैसे कि हमने डब्ल्यूआईपी में एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लिया था, रॉ मटेरियल में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया था, सिमिलरली फिनिश गुड्स में हम लोग एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, तो नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में एवरेज जो कॉस्ट है और फिनिश गुड पर डे उसको बेसिस ले लेंगे, तो अगेन आ जाएगा। ये यही बता रहा है कि हम ऑन एन एवरेज कितने दिनों का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं।
ठीक है। सेम पार्ट हम डेटर्स का गिनेंगे, सेम पार्ट हम क्रेडिटर्स का गिनेंगे, सेम पार्ट हम कैश एक्सपेंसेस का गिनेंगे। डेटर्स के लिए हमारी क्रेडिट सेल्स रेलेवेंट हो जाएगी, क्रेडिटर्स के लिए हमारी क्रेडिट परचेजेस रेलेवेंट हो जाएगी, और कैश एक्सपेंसेस के लिए हमारे एक्सपेंसेस रेलेवेंट हो जाएंगे। तो अगर आपने एक समझ लिया है तो आई थिंक आप सारे पार्ट आराम से समझ पाएंगे, विच इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, एवरेज जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है पर डे। ये जो पैटर्न आपको लेना है, जो मैंने 6 कंपोनेंट यहां पे आपको बताए थे ऑफ आवर ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल, उसी का ही बेसिस हम लोगों को कवर करना है। जब हम सबका टोटल लगाएंगे, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो हमें एक पीरियड मिलेगा, वो हमारा नंबर ऑफ डेज डिटरमाइन करेगा। मतलब इतने दिनों में हमारा ओवरऑल जो पैसा है वो चर्न होके घूम के हमारे वापस इन फॉर्म ऑफ बिजनेस में लागू हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट आवर बेसिक ऑपरेटिंग साइकिल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 90 डेज 4, 120 डेज 3, 60 डेज 6, वो आपको पता रहना चाहिए। जितना जल्दी पैसा घूम रहा है उतना कम रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि अगर जल्दी पैसा घूम रहा है तो आपका एवरेज स्टॉक या डेटर्स या ये सारी चीजें जो है वो कम रहेगी, तो अपने आप टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, और टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो फिगर है वो कम आएगा। सो इसको बेसिक मैथ से आप थोड़ा कनेक्ट करते रहें, और उसके बेसिस पे जब हम देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल ऑपरेटिंग साइकिल के डेज, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर ईयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 360 और 365 डिवाइडेड बाय जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल अभी गिना था वो आ जाएगा। तो अगेन जो मैंने अभी बताया था जस्ट पहले, 4, 3, 2 डिपेंडिंग ऑन हमारा नंबर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का था। इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग गिन लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ा और बेटर आइडिया आ जाए। स्टडी मैट का ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके चैप्टर के फंडामेंटल इस्टेब्लिश करने में थोड़ा हेल्प करेगा। मैं इसमें जो एकदम बेसिक चीजें हैं वो थोड़ी सी उस मोड पे रहूंगा कि आई अज्यूम के वो आपको समझ ध्यान में है ऑलरेडी, और जो रेलेवेंट प्रोविजंस है फ्रॉम रिवीजन पर्सपेक्टिव उसको मैं ज्यादा एम्फेसिस करके कवर करना चाहूंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of XYZ Limited, you are required to calculate net operating cycle period and number of operating cycles in a year. तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल के लिए अभी ही जैसा मैंने बताया था कि हमारा कवरेज रहेगा, जिसमें हम लोगों को ये चेक करना रहेगा रॉ मटेरियल प्लस अगर हम देखेंगे तो हमारा WIP प्लस अगर हम देखेंगे तो हमारा फिनिश गुड्स प्लस अगर हम देखेंगे तो हमारे डेटर्स माइनस अगर हम देखेंगे तो हमारा क्रेडिटर्स में कितना पार्ट है, एंड फिर एक और पार्ट अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी बेसिकली आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें से हो सकता है कुछ सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो क्वेश्चन में, हो सकता है सारी हो सकता है और एडिशनली भी हो। क्वेश्चन देख के हम लोगों को आइडिया आएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर अगर आप देखेंगे कितना है 6 लाख, और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 50,000। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम लोगों को ये देखना है कितने दिनों का स्टॉक हमारे पास ऑन एन एवरेज रहेगा, तो वो अगर हम चेक करते हैं तो दैट विल बी 6 लाख पूरे साल भर का कंजम्पशन डिवाइडेड बाय मैं अगर 360 कर देता हूं तो हमारा डेली कंजम्पशन हो जाता है 1666, और हमारा स्टॉक कितना है 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1666 मैं कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड हमें पता चल जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 50,000 डिवाइडेड बाय 1666, तो दैट इज गोइंग टू बी 30 डेज। इसका एक और तरीका भी है गिनने का, 6 लाख का स्टॉक और 50,000 का एवरेज स्टॉक, मतलब 12 बार घूम रही है हमारी सारी इन्वेंट्री, और 360 को डिवाइडेड बाय जब हम 12 कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 30 डेज। सो ये हमारा रॉ मटेरियल का बेसिस आया। सिमिलरली हम लोग WIP में भी पार्ट देखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे WIP इन्वेंट्री दे रखी है, आई थिंक ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए हमारा 5 लाख, या साल भर में कितनी पूरी WIP की इन्वेंट्री हमने घुमाई, विच इफेक्टिवली बिकम्स आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पाइपलाइन के थ्रू 5 लाख का सामान निकला है, डिवाइडेड बाय जब मैं 360 करूंगा तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 1388.88
का जो इन्वेंट्री है वो पास ऑन होता है, और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है 30,000, तो 30,000 डिवाइडेड बाय जब मैं 1388.88 करूंगा तो हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP आ जाएगा विच समवेयर इज 21.6। आप मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ में चीजें बता सकते हैं सो दैट हमारा काम थोड़ा और एफिशिएंटली हो जाए। सिमिलरली हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर विच अमाउंट्स टू 8 लाख, और एवरेज फिनिश गुड स्टॉक हेल्ड है हमारा 40,000, तो 8 लाख का साल भर में माल बेचा तो डेली बेसिस पे वो 2222 हो गया, और हमारे पास जो एवरेज स्टॉक हेल्ड है वो है 40,000, तो हम करेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 2222.22 विच अमाउंट्स टू 18 डेज। जैसा मैंने बोला था इसको करने का एक और तरीका है, 8 लाख और 40,000 मतलब साल भर में 20 टाइम्स हमारी इन्वेंट्री घूमेगी, तो 360 बाई 20 करेंगे तो अगेन 18 आ जाएगा। आप कान ऐसे पकड़ ले या घुमा के पकड़े, बात एक ही है। बाकी के आपको पार्ट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो हमें दे दिए हैं, जैसे कि कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर्स हमें दिया हुआ है 45, और एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड मतलब क्रेडिटर्स की बात हो गई जो हमें दे रखा है 30 डेज, तो वो बेसिस हमें देखना है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेशन देखनी है। तो अगर हम बेसिक टोटल लगाएं इसका तो 30 प्लस 21.6 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो आर टोटल अमाउंट्स टू समवेयर अराउंड 84.6, राइट, क्योंकि जो क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड है वो तो हम लोगों को छूट मिल रही है उतनी, मतलब हमारा एक्चुअल फ्लो जो रॉ मटेरियल खरीदने का है वो 0th डे पे जाएगा ही नहीं, कब जाएगा, 30वें दिन पे। तो हमारा जो टोटल साइकिल घूम के आ रहा है अगर हम देखें तो वैसे इट विल बी 18 प्लस 45 114.6 दिन में पूरा पैसा आ रहा है, पर हमारी तरफ से आउटफ्लो ही 30वें दिन हुआ है, क्योंकि 30 दिन का तो हमें हमारे क्रेडिटर्स ने ही जो क्रेडिट है वो दे दिया था। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट 84.6। दिस इज आवर नेट ऑपरेटिंग साइकिल, और वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि हमारा 0 से 85 डेज में ऑन एन एवरेज जो पैसा है वो चर्न होके वापस आ जाएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स ढूंढने हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 84.6 कर दूंगा, तो दैट्स समवेयर अराउंड 4.25, 4.25 जैसा साइकिल पूरा घूमेगा, ठीक है। ये बेसिक डिटर्मिनेशन आपका होगा ऑफ योर प्राइमरी पार्ट विच इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, जो कि अगेन आपको क्या बताता है वर्किंग कैपिटल बारे में, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है। आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करते हो, बेच रहते हो, ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा उतना नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर कम होगा, दैट मींस उतना आपको ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। तो हम कई बार सुनते भी हैं जब हमारे फैमिली में डिस्कशंस हो रहे होते हैं कि सेल्स की तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं भाई जी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्रेडिट दिए जा रहे हैं, मतलब हमें पैसा इनपुट करना पड़ रहा है लेकिन वो पैसा चर्न के बाद में लेट आएगा। दैट इज वाई हायर द या लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल मोर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बेस, और उसी बेसिस पे ये हमारा प्राइमरी पार्ट कंप्लीट होता है ऑन बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, बिकॉज हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से दो ऐसे सेगमेंट है, एक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड है हमारा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ये दो ऐसे प्राइमरी एरियाज है जो सबसे ज्यादा जनरली इंस्टीट्यूट पूछती है, लेकिन आईसीआई आपको पता है कि सीए इसीलिए डिफिकल्ट कोर्स है क्योंकि इसमें कोई डिफाइंड वेटेज या बेस नहीं होता है, तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है और हमें तैयारी पूरी रखनी है तो हम पूरा ही कवरेज करेंगे। लेकिन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का जनरल वेटेज अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जब हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो क्या बात हो रही है, देखो दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, पहले तो ये समझो। हम दोनों पे क्वेश्चन करेंगे और सेकंड वाले पे अगेन दो पैटर्न बन सकते हैं, तो उन दोनों पे हम कवरेज लेंगे। अगर पहला तरीका तो क्या है कि हम लोगों को पुरानी बैलेंस शीट अवेलेबल है और हम लोग
अगर हमारी मोटा मोटी सेम कैपेसिटी है तो एक रफ आइडिया आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के बेसिस पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो हम लोगों को वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा ब्लॉक्ड है वो पता चल जाएगा। और अगर हम कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं तो उस बेसिस पे कुछ चेंजेस करने की बारी आएगी या नहीं वो हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड मेथड की बात करें तो हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ जा सकता है। रॉ मटेरियल पर यूनिट का क्या कॉस्ट है, वेजेस पर यूनिट का क्या कॉस्ट है, सिमिलरली ओवरहेड्स का क्या पैटर्न है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को कितना पैसा ब्लॉक होगा हर एक कंपोनेंट में। जैसे आप स्क्रीन पे कुछ कंपोनेंट देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट की करंट एसेट्स की साइड है जो पहले मैंने दिखाई है, और जो बाजू में दिख रहे हैं वो कुछ हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के कुछ आइटम्स है, तो वो हमें चेक करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेसिटी लेवल, डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेसिटी लेवल। सो वो अगर हम देखें तो जैसे इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स, ये तीनों की इन्वेंट्री का रेलेवेंट है। रॉ मटेरियल मतलब वो गुड्स जो अभी तक रॉ पड़े हैं, जिसको हम लोग यूज करके डब्ल्यूआईपी में पाइपलाइन में डाल के फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी बिजनेस में तीनों तरह की इन्वेंट्री रहती है। ऐसा नहीं है कि ये रॉ मटेरियल खरीदा फिर वही डब्ल्यूआईपी में जा तो रहा है, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन वन फाइन डे आप कोई बिजनेस में एंटर करोगे तो वहां पे कुछ गुड्स रॉ मटेरियल के पड़े होंगे, कुछ पाइपलाइन में होंगे और कुछ फिनिश गुड्स में होंगे। तो तीनों में कितना पैसा ब्लॉक है हमें वो चेक करना है। कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स होंगे, उसमें कितना पैसा ब्लॉक है हमें वो चेक करना है। कैश बैलेंस कितना हमारा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें रखना है फॉर कंटिजेंसीज और फॉर एनी अदर रीजन, ठीक है, इन जनरल भी, तो वो हमें चेक करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई बार हमें कुछ सप्लायर्स को ही एडवांस में पेमेंट करने की बारी आ सकती है, या हमारा कोई ओवरहेड का कोई कंपोनेंट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसको एडवांस में पेमेंट करने की बारी आ सकती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, एडवांस टैक्स हो सकता है, और सामने क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हम लोगों को उतनी छूट दे देंगे, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल में गिन तो दिया कि इतना पैसा ब्लॉक है पर उसमें से इतना तो मुझे क्रेडिटर्स को चुकाना है सपोज, तो उतना डिडक्ट कर देना है। तो ये एक प्राइमरी थॉट प्रोसेस हो गया। इस बेसिस पे इफ यू विल जस्ट सी, तो मैंने साइड में एक वैल्यू लिख रही, अमाउंट नहीं, एक बेस लिख रखा है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन को जनरली जब हम वर्किंग कैपिटल बेस रख रहे हैं, तो अगर आपको सपोज पीएनएल स्टेटमेंट दे दिया और उससे ये सारे फिगर्स पे पहुंचने को बोला, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, इसको पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर की कैटेगरी में डाल सकते हो आप, और डेप्रीशिएशन को हम लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि जनरली हम लोगों को कैश कॉस्ट बेसिस पे ही वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन आता है। हाँ, टोटल कॉस्ट बेसिस पे भी आ सकता है, तो डेप्रीशिएशन उसका पार्ट रहता है, बट आप देखोगे तो डेप्रीशिएशन जनरली हम फिक्स एसेट में एम्प्लॉय कर देते हैं, तो वो अलग से हमें उसमें पैसा की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जस्ट आपको दिया हुआ है। आप कुछ और चीजें देखोगे तो हमने जॉट डाउन करके रखी हुई है कि रॉ मटेरियल स्टॉक में हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल और वेजेस ओवरहेड्स दोनों लेने हैं, लेकिन बाजू में परसेंटेज लिख रखा है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम रॉ मटेरियल को 100% मानेंगे, क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि जो हमारा पाइपलाइन है, जो साइकिल है, जो मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें रॉ मटेरियल इनपुट कर देते हैं और उसपे वर्कर्स और ओवरहेड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस लगते रहते हैं। तो एज अ थंब रूल हम वेजेस और ओवरहेड्स को 50% काउंट करते हैं, और फिनिश गुड्स जो है उसमें तो जब ये पूरे लागू हो जाएंगे तो होगा, तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करते हैं, और डेटर्स में तो हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, कौन सी, सेलिंग एक्सपेंसेस। सर इससे थोड़ा हमें कॉस्टिंग में चैप्टर 6 कॉस्ट शीट जो है वो थोड़ी सी याद आ रही है, वो याद नहीं आ रही तो आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ, आपका कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि ये बेसिक फॉर्मेट आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस हम ऐड कर देते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं जो 4 एडिशन और एक डिडक्शन अलग से करते हैं उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, और उसमें ओपनिंग एफजी माइनस क्लोजिंग एफजी करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। उसमें जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है।
सर जरा इनको कनेक्ट तो करिए कि ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि जब आप ये सारे लेवल्स देख रहे होंगे तो आपने जब बेसिक क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ध्यान भी होगा कि हर एक आइटम के लिए हमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना है। जैसे कि जब आप डेटर्स की बात कर रहे हो तो उसमें हमारे को कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिडर करना होता है। क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिडर करना होता है? क्योंकि डेटर तक पहुंचते पहुंचते सारे तरह के खर्चे उसमें लागू हो गए। पर अगर हम WIP की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स है वही कंसिडर करने होते हैं। अगर हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे होते हैं, वो इन्वेंट्री जो रेडी टू बी सोल्ड है, जो हम लोग हमारे वेयरहाउस में होल्ड करके बैठे हैं, तो उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें मैंने यहां पे स्पेसिफिकली नोट डाउन किया है, अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट शीट में भी याद होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी हो सकता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हो सकता है। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो फिनिश गुड्स का स्टॉक गिनते वक्त आप उसको अवॉइड करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो फिनिश गुड्स का स्टॉक गिनते वक्त आप उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड हुआ करता था। और अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान रहे हैं तो वो हमारा जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसके गिनने के लिए रेलेवेंट रहेगा। ये बहुत ही डिटेल्ड कोशिश की जा रही है कि आपको थोड़े पॉइंट्स पे एम्फेसिस करके लिखवा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है, और जैसा कि बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर आवर रॉ मटेरियल स्टॉक। फिर अगर हम देखें इसमें जब वेजेस और बेसिक ओवरहेड्स हम ऐड कर देंगे पर ये पूरे नहीं लगते हैं तो वो हमारे लिए रेलेवेंट होगा किसके लिए? WIP के स्टॉक के लिए। फिर अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमने 50% लेवल पे दिखना था, पर जब उसका टोटल कॉस्ट कंसीडर कर लेंगे तो हमारे लिए रेलेवेंट होगा फिनिश गुड्स के लिए। उसमें ध्यान रहे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में, क्योंकि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। कहीं ना कहीं एक हिंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, जो मैं आपको क्वेश्चन कवर करते वक्त थोड़ा एम्फेसिस और करूंगा बाद में। फिर हमारा आ जाता है इफ यू सी, अगर वैसे देखो अगर हम रेलेवेंट देखें ना तो कई बार एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है इसमें, क्योंकि जनरली अगर हम कंपनी देखेंगे तो अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ये सेम रहता है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो कई बार इसकी जगह इंटरचेंजेबली ये भी यूज हो रहा होता है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहीं कहीं दिया हुआ हो तो आप उसका टेंशन ना ले, ठीक है। फॉर द कंसिस्टेंट पार्ट दिस विल डिपेंड अपॉन योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो सम के वक्त मैं आपको वापस क्लैरिफाई कर दूंगा। एंड देन हमारा आ जाता है एवरेज डेटर्स विच इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर, इसके बाद वाला पोर्शन विच इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो ये हमें ध्यान में रखना है, और जनरली क्वेश्चन में हमें बहुत क्लियर हिंट दे रखी हुई, तो इसमें वो लोग बैलेंस शीट नहीं देके क्वेश्चन में हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देंगे। रॉ मटेरियल पर यूनिट इतना है, हमारा प्रोडक्शन लेवल इतना है, हम इतने दिन रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखते हैं, इतने दिनों की, इतने दिन फिनिश गुड्स हमारे पास रहते हैं बिफोर बीइंग सोल्ड, डेटर्स हमें जनरली इतने दिनों बाद, इतने मंथ्स बाद पैसा देते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को आपको कंपाइल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग प्लस मेन स्टेटमेंट बनाना होगा ऑन योर ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको एक बेसिक अंदाजा आ रहा है कि हम लोग जो एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं वर्किंग कैपिटल का वो किन बेसिस पे होगा। तो ये सारे आइटम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी, इन सभी आइटम्स के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग कई बार आपको एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी दिया होगा, तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा उसमें ऑन अ सेफर साइड हम कुछ एडिशनली कंजर्वेटिज्म के तहत पे 10% 20% एडिशनली रखेंगे, तो वो हम लोगों को कंसिडरेशन में लेके आना होता है। इसमें एक और थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देता हूं, कई बार ये स्टूडेंट्स को नहीं क्लैरिटी होती है और वो क्वेश्चन में पहली लाइन ही जनरली स्किप कर देते हैं, विच इज कि हमें एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो कौन से लेवल की कंपनी का करना है भाई। क्योंकि अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करें तो थोड़ी सी कहानी कैलकुलेशन की अलग होती है, और अगर हम लोग न्यू कंपनी की बात करें तो थोड़ी सी कहानी अलग होती है। तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप एकदम गौर से देखेंगे कि हमें एग्जिस्टिंग कंपनी की बात की है कि न्यू कंपनी की। बहुत सारे जन इस चीज को भी वर्किंग कैपिटल पढ़ते वक्त इग्नोर करते हैं। समझिए कैसे। एग्जिस्टिंग कंपनी में जनरली ऐसा होगा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक वो पड़े हैं, और क्लोजिंग में भी अगर आपकी लेवल पिछले साल वाली रहने वाली है तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहेगा। क्योंकि उतना ही रहने वाला है
तो ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल सेम है, तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं इस बार, वही हमारा परचेज हो जाएगा। लेकिन न्यू कंपनी में, कंपनी अभी नई नई बनी है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक तो हम गुड्स बनाएंगे, प्लस अब से हम लोग कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक में आएगी, तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वो कम होगा और जो परचेज होगा वो ज्यादा होगा। ये बहुत छोटू सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखें, और नॉर्मली आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही बता दिया जाएगा कि हम एग्जिस्टिंग कंपनी की बात कर रहे हैं या न्यू कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो वो सेगमेंट जो है वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं अभी एग्जिस्टिंग कंपनी का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, फिर हम एक क्वेश्चन न्यू कंपनी का भी करेंगे, जिससे हम लोगों को और क्लैरिटी के साथ थोड़ा पार्ट समझ आएगा, जिसमें ये जो परचेज है और कंजम्पशन है वो कैसे है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट भी किया गया है कि परचेज इक्वल टू कंजम्पशन है, क्योंकि नॉर्मली एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर कुछ नहीं दिया था तो हम ये मानते हैं जो हमारा ओपनिंग स्टॉक का लेवल है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक का लेवल होगा रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स में। तो ये लेवल्स अगर दोनों सेम है तो हमने इस बार जितना बनाया है उतना ही खरीदा है। लेकिन अगर हम न्यू कंपनी की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक लेवल कुछ भी नहीं है, कुछ तो हमने बनाया है और कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा, तो दिस प्लस दिस विल बी आवर परचेज, वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है बिटवीन न्यू एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनी, इसको जरूर से नोट डाउन करें, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस देयर इज डिफरेंस इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, हम यही मानते हैं परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन है। तो जब आप अपना रिवीजन देख रहे होंगे तो भी देखें, एग्जाम वाले दिन भी नोट डाउन करें कि फर्स्ट लाइन में आपको एग्जिस्टिंग है कि न्यू कंपनी है, उसको विशेष तौर पे देखना है। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू करेंगे, स्टडी मैट का ही एक क्वेश्चन है जो और समझेंगे। देखो वापस समझो, वर्किंग कैपिटल में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है दिस इज अनलिमिटेड, लेकिन थॉट प्रोसेस पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं रेपिटेटिव नेचर का ही है। तो अगर आप अच्छे से लॉजिकली फ्लो समझ लेते हैं, चैप्टर का प्रोसीजर प्लस लॉजिक दोनों चीजें अगर आपका क्लैरिटी आ जाता है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज जहां पे हमें दूसरों से थोड़ा एज मिल सकता है इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज जहां दूसरों के लिए एक डरावना सपना होता है वो हमारे लिए हो सकता है एक स्कोरिंग एरिया बन जाए। तो हम देखते हैं, जैसा मैंने बोला था आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। ऑन 1 जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉरिन लिमिटेड विशेस टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कोई अगर यहाँ पे 1.25 और 1.5x पे देख रहा है तो उनके लिए वो स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.25 1.5 पे ही उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट्स। जैसे हमें कैपेसिटी लेवल दे दिया है कि हम कितने लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, 60,000 पे। इट इज प्लान्ड दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। मतलब हम इस साल भी लगभग 60,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। ये ऑफ कोर्स एस्टिमेशन हो रहा है, आपने पहले पार्ट में देखा था। हो सकता है जब एक्चुअल आए आपको सडन ऑर्डर्स कुछ ज्यादा आ जाए तो आपको उस टाइम पे तुरंत वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़े और वो आप बढ़ाए भी, वो एक सेपरेट केस हो गया। बट पहले से हमें तैयारी करके चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही हम देख रहे हैं। द एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइसेस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10% एंड ओवरहेड्स 20%। कहीं पे हमें सेलिंग प्राइस भी दे रखी होगी, ये नीचे दे रखी है, सेलिंग प्राइस इज 5 पर यूनिट। तो मैं यहाँ पे अगर कंपोनेंट लिखूं तो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा 5 का 60% विच इज गोइंग टू बी 3। देन हमारा डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा 5 रुपीज का 10% विच इज गोइंग टू बी 0.5 एंड ओवरहेड्स हो जाएगा हमारा 5 रुपीज का 20% विच इज गोइंग टू बी 1। ये ओवरहेड्स अगर कुछ नहीं मेंशन है तब तक मैं उसको क्या मानूंगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही मानूंगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही मानूंगा, अनलेस एंड अनटिल हमें एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो। इसको भी आप ध्यान में रखें। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ्स। मतलब के WIP हमारा जो पाइपलाइन है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें जाने से पहले रॉ मटेरियल 2 महीने तक स्टोर में रहता है। मतलब ऑन एन एवरेज हमें 2 महीने की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखनी होगी। तो अगर मैं थोड़ा सा ओरली बताना चाहूं आपको तो 60,000 यूनिट्स हमारे साल भर का लेवल है, तो 60,000 बाई 12 करेंगे तो 5,000 यूनिट्स हमारा ऑन एन एवरेज 1 महीने का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा। और 2 महीने जितना कंजम्पशन हम रखना चाहते हैं, ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी के बारे में डिटेल्स दे रखी है। तो अगर 2 महीने जितना कंजम्पशन हम रखना चाहते हैं, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाई 12
5,000 एक महीने का, तो 2 महीने का लगभग 10,000 यूनिट्स हम लोग रॉ मटेरियल की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रखेंगे ही रखेंगे। और क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रखेंगे ही रखेंगे तो उसमें कुछ पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और इसीलिए जब वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को उसको कंसिडरेशन में लेके आना है। आगे पढ़ते हैं। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, मतलब हमारा प्रोडक्शन का साइकिल जो है वो 1 महीने का है। द रॉ मटेरियल इज बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली, ये हिंट हो गया कि हमें रॉ मटेरियल किस पे लेना है, 100% पे लेना है। एंड लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट अक्रू इवनली ड्यूरिंग द मंथ, मतलब 1 महीने में उनको हम धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा इनपुट करते रहेंगे। जो डायलॉग मैंने पहले बोला था, रोज नु देव रोजे चुकवी देव, तो थोड़ा थोड़ा काम आप 30 दिन तक करेंगे तो ऑन एन एवरेज इसको क्या मानेंगे कि 50% कंप्लीशन पे ये रहेगा। तो अगेन 1 मंथ के बेसिस पे देखें, मतलब हमें जो WIP है वो 5,000 यूनिट्स के लेवल पे गिनना है। सर ये कैसे निकाला आपने, 60,000 साल भर का है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का 5,000, तो ऑन एन एवरेज 5,000 यूनिट्स हमारी पाइपलाइन में रहेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये एक ही तरह की यूनिट्स वापस जा रही, यूनिट्स तो वही जा रही, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तीनों चीजें हमारे पास रहेगी, रॉ मटेरियल में भी, WIP में भी, फिनिश गुड्स में भी, और वो तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल है वो बनेगा। Finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to the customers for approximately 3 months. इसका क्या मतलब हुआ कि गुड्स बनने के बाद 3 महीने तक स्टोर पे रहते, तो अगेन 60,000 हमारा प्रोडक्शन लेवल है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 करेंगे तो 15,000 यूनिट्स जो है, जो पूरी बन के रेडी है, वो भी आपका पास वेयर हाउस में रहेगा। सो एट वन फाइन डे अगर आप एंटर होते हैं तो आपको 10,000 यूनिट्स कहां दिखेगी, रॉ मटेरियल के लेवल पे दिखेगी। 5,000 यूनिट्स कहां दिखेगी, जो हमारे पाइपलाइन में है प्रोडक्शन की, मतलब ऑन फैक्ट्री फ्लोर दिखेगी। और 15,000 यूनिट्स कहां दिखेगी, फिनिश गुड्स में दिखेगी। हमें इनको हर एक लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन फॉर्म ऑफ रुपीज हमारा वैल्यू आ जाएगा। जो आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो इसी फंडामेंटल थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है। तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स अगर लिख लेते हैं, फिर जैसा मैंने पहले बताया था कि रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रॉ मटेरियल की प्राइसिंग लेंगे। WIP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल तो लेंगे ही, साथ साथ में क्या ले लेंगे, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स भी ले लेंगे, बट एट 50%। और फिनिश गुड्स में तो पूरा लग गया होगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों का बैठा टोटल ओवरऑल ले लेंगे। फिर हमें क्या बोला हुआ है, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हमने रॉ मटेरियल खरीद तो लिया, लेकिन हम पैसा बाद में देंगे तो हमें थोड़ा छूट मिलेगा, मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। एंड क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। इसका मतलब कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 15,000 यूनिट्स के जो डेटर्स है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो ऑन वन फाइन डे आप एंटर हुए तो अब ये 3 चीजों में एक और चीज ऐड हो गई, विच इज कि आपके डेटर्स भी इतने सारे आउटस्टैंडिंग रहेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए मैं इधर एक बेसिक स्टेटमेंट बनाऊंगा, आपका प्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा बनेगा कि आप एक साइड पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम को आप काफी बड़ा बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप वर्किंग नोट साथ साथ में ही नोट डाउन करें, मतलब ये जो मेन स्टेटमेंट है उसके नीचे ही अगर आप प्रेजेंट कर देंगे तो भी चलेगा। और आपको चाहिए नहीं मेरे को डिटेल रिक्वायरमेंट करना है तो आप अलग से बनाए, बट क्योंकि मोटा मोटी हम लोगों ने ऊपर चीजें लिखी दी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में तो आप साथ में ही उसको प्रेजेंट कर देंगे तो एग्जाम में थोड़ा टाइम सेव होगा। एक और चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगा, अगर आप रिसेंट में सजेस्टेड गो थ्रू करेंगे तो पिछले काफी टाइम से इंस्टीट्यूट ने जो वर्किंग नोट्स है उसको पहले प्रेजेंट करना और मेन आंसर है उसको बाद में प्रेजेंट करना स्टार्ट किया है। तो इस चीज को भी हम एग्जाम में ध्यान में रखेंगे तो रिलेटिवली थोड़े एडवांटेजियस सिचुएशन में हम पहुंच सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे WIP का स्टॉक। मैं ये डिटेल नहीं बना के एक आपको रफ अंदाजा दे रहा हूं कि किस तरह का पार्ट रहेगा। फिर हमारा रहेगा फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिर हमारा रहेगा डेटर्स का स्टॉक, डेटर्स का स्टॉक नहीं, डेटर्स में पैसा ब्लॉक, फिर हमारा रहेगा जो कैश अगर कुछ बोला हुआ है तो जी बोला हुआ है कि जो हमारा कैश बैलेंस है वो, एंड ये हमारे पूरे सेगमेंट बनेंगे करंट असेट्स के। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज में हमारा आ जाएगा क्रेडिटर्स, और वेजेस एंड ओवरहेड्स भी हमारे 1 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो सेकंड हमारा रह जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब
एक चीज जरा गौर फरमाएंगे हम लोग। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट बेस देख के मुझे ये जरा रिस्पॉन्ड करके बताओ कि क्या ये न्यू कंपनी है या ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी है। इंफॉर्मेशन पढ़ के जो जनरली आपको मोटा मोटी फर्स्ट पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा इन्फॉर्म रहेगा। तो इज इट अ न्यू कंपनी, ऐसा कहीं भी मेंशन है क्या? न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी नहीं। अगर ये नहीं है चेक कर लो, किसी को दिख जाए अगर न्यू कंपनी कहीं पे तो बताओ जी। तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसका मतलब यहां पे हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा लेवल है क्रेडिटर्स, जब यहां पे मैंने लिखा तो ध्यान में आया क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रेडिटर्स किस पे डिपेंड रहेगा? हमने जितने गुड्स खरीदे हैं, कंज्यूम भले कम के हो सकता है, हमने जितने गुड्स खरीदे हैं। और अगर ये एग्जिस्टिंग कंपनी है इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा स्टार्टिंग में स्टॉक था उतना ही हमारा एंडिंग में स्टॉक है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज गिवन। अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज गिवन। तो यहां पे कुछ नहीं दे रखा है तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सभी चीजों का सेम है। दैट मींस जो हमारा कंजम्पशन है वही हमारा परचेज हो जाएगा। तो हमने परचेज भी 60,000 यूनिट्स ही किए होंगे। ये बहुत छोटू सा बट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशमेंट है जो ध्यान में रखना है हमें। तो अब मैं यहां पे फटाफट लिख दूंगा रॉ मटेरियल 5000 यूनिट्स मैंने पहले ही गिना दिए थे। 3 के हिसाब से यहां पे आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 15,000। देन आ जाता है आपका WIP का स्टॉक, जो मेरे हिसाब से रॉ मटेरियल और वेजेस और ओवरहेड्स सबके बेसिस पे ही गिनना चाहिए, जिसकी वर्किंग अगर हम यहीं पे बना दे तो 5000 इंटू, माफ कीजिएगा रॉ मटेरियल में 10,000 है क्योंकि 2 महीने का स्टॉक है। 10,000 यूनिट्स, WIP में 5000 है। 10,000 यूनिट्स हमारी ऑन एन एवरेज रहेगी। जो मैं कैसे लेके आया एक बार फिर से अगर बताना हो तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 तो 1 महीने का कंजम्पशन इंटू 2 तो 2 महीने का स्टॉक इंटू 3 तो दिस विल बी 5,000 इंटू 6 दैट विल अप्रोक्सीमेट टू 30,000 रुपीज। तो 10,000 इंटू 3 ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 30,000। देन आपका आ जाता है WIP का स्टॉक। इसमें हमारे पास 1 महीने का रॉ मटेरियल जो पूरा लागू हो जाए, और जो वेजेस और ओवरहेड्स है वो 50% कंप्लीशन के स्टेज पे रहेगी। तो इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जी हां, तो यहां पे ये 50% ही कंप्लीट है वेजेस एंड ओवरहेड्स पे। तो 5,000 इंटू 50% इंटू 1.5 कैसे आया? 0.5 और 1 तो इसका टोटल अगर आप लगाएंगे तो डेट विल अमाउंट टू 2,500 इंटू 1.5 प्लस 15,000। सो ये हो जाना चाहिए करीब 2,500 इंटू 1.5 3750 प्लस 15,000 दैट विल बी अमाउंटिंग टू 18,750। फिर आपका आ जाता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। याद रखिएगा फिनिश गुड्स में ये सारी चीजें पूरी की पूरी लागू हो चुकी है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स। तो फिनिश गुड्स के लिए हमारा 4.5 रेलेवेंट वैल्यू हो जाएगा और हम यहां पे लेंगे 15,000 यूनिट्स क्योंकि 3 महीने का स्टॉक रहता है इंटू 4.5 सो दैट विल अमाउंट टू 67,500। 15,000 इंटू 4 60,000 और 15,000 इंटू 0.5 7.5 तो वो बन जाता है 67,500। इस क्वेश्चन में डेटर्स भी सेम ही पार्ट पे है क्योंकि हमें सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग से कुछ नहीं दे रखे। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई और क्वेश्चन होगा तो उसमें सेलिंग एक्सपेंस अलग से दिए हुए हो सकते हैं। तो जब डेटर्स गिन रहे रहेंगे तो हम लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उसके अलावा एक और लेवल लेना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, विच इज गोइंग टू बी द सेल्स या सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है तो वो भी हम लोगों को डेटर्स में अलग से कंसिडर करने पड़ेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो हमारा जो ये 4.5 है वही रिलेवेंट वैल्यू बन जाएगा। और हम क्या करेंगे 15,000 यूनिट्स, 15,000 कहां से लाए सर आप? 60,000 हमारा लेवल है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो महीने का 5,000 इंटू 3 महीने के डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो 15,000 इंटू 4.5 तो इसका अलग से कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने ऊपर भी सेम वैल्यूज ही यूज की थी। कैश मोस्टली आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो कि आपको कितना रखना है 20,000।
जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और फिर जब आप करंट लाइबिलिटीज की ओर जाते हैं तो क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स जनरली रॉ मटेरियल के ही हों, क्योंकि एक्सपेंसेस के लिए अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम उसके लिए ऊपर जो बाइफर्केशन था रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल को कंसिडर करेंगे। और 2 महीने के क्रेडिटर्स ऑन एन एवरेज आउटस्टैंडिंग रहते हैं, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हमारा परचेज जो है वो कंजम्पशन के बराबर ही हो जाएगा, तो 60,000 कंज्यूम किया था डिवाइडेड बाय 12, 5,000 इंटू 2 10,000 इंटू अगर हम करेंगे तो 3 रुपीज पर यूनिट, सो 30,000 हमारा जो है वो क्या बन जाएगा क्रेडिटर्स। यहां पे मैं वर्किंग लिख दे रहा हूं 60,000 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 5,000 इंटू 2 विच इज 10,000 इंटू 3 रुपीज। ये 3 जो है वो रुपीज के लिए, 2 जो है वो मंथ्स के लिए। ये अगेन 4.5 इज फॉर रुपीज, जो हमें ध्यान में रखना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो साल भर के हमारे एक्सपेंसेस कितने लगे हैं वो हम चेक करेंगे। 60,000 इंटू 1.5 रुपया 1.5, 1.5 रुपया, 1 रुपए और 0.5 ओवरहेड्स और वेजेस का दे रखा था। सो हम क्या करेंगे 60,000 इंटू 1.5, ये हमारा सालाना एक्सपेंस हो गया। इसको जब डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 12, क्यों 12? बिकॉज हम लोगों को बोला है फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ, मतलब 1 महीने के एक्सपेंसेस अक्रू होके हम अगली बार पे करेंगे। तो जब हमने शुरुआत की थी तो 1 महीने के जो एक्सपेंसेस है वो हमने ऊपर कंसिडरेशन में ले लिए, लेकिन उसका पेमेंट तो उतना बाद में हुआ था, तो उतना पैसा हमसे लेट बाहर जाएगा, तो वो हम लोगों को डिडक्शन में कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट आई थिंक विल अमाउंट टू 90,000 बाई 12 विच इज 7,500, तो 7,500। इसका अगर हम टोटल लगा देंगे तो हम लोगों को एक वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू आप गिन सकते हैं अपने एंड पे। इससे हमारा टोटल वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी दिस इज समवेयर अराउंड 203,750, उसमें से हम माइनस कर देंगे 37,500, सो 1,66,250। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इसको फिर से नोटिंग में ले, ध्यान में रखे, परचेज ही कंजम्पशन है, कंजम्पशन ही परचेज है, वो हम लोगों को बेसिक ध्यान में रखना होगा। यहां पे आप चाहें तो फिर से एक बार इनकी जो वर्किंग है वो गो थ्रू कर सकते हैं अपने लेवल पे। वर्किंग नोट्स भी आप चाहें तो नीचे बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि EFF और FM में नॉर्मली आपको टाइम का शॉर्टेज पड़ेगा। EFF SM और FM में भी नॉर्मली आपको टाइम का शॉर्टेज पड़ेगा, तो उसमें अगर आप थोड़ा टाइम कहीं पे सेव कर सकते हैं वहीं वर्किंग नोट्स इनकॉर्पोरेट करके तो ज्यादा हेल्प होगा। इन केस आप अलग बनाने वाले हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप पहले वर्किंग नोट्स बनाएं, बाद में आपका मेन आंसर, मेन टेबल जो है वो प्रेजेंट करें। सो ये एक और क्वेश्चन होता है हमारा जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया अबाउट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। थोड़ा और आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही धाकड़ क्वेश्चन है, ठीक है। स्टडी मैट का ये एक और क्वेश्चन है जिसमें अगर आप देखोगे तो पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। सो न्यू प्रोजेक्ट मतलब ये यहाँ पे हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन में आ गए एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुने। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने सिलेक्ट किया है बिकॉज भले डिफिकल्ट है लेकिन इसमें आपको काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद हम एक समरी भी बनाएंगे अबाउट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड है, और इससे हमारा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला जो सेगमेंट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। तो रीड करते हैं। MA Limited is commencing a new project for manufacture of a plastic component. The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units, which is the full capacity. For annual production of 12,000 units. तो प्रोड्यूस करने के लिए इतना रेलेवेंट होगा, तो थोड़ा हिंट दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए है, और 12,000 यूनिट को पर यूनिट में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फंडामेंटल यहां पे लागू हो जाता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 12,000 की कैपेसिटी से लागू होंगे फुल कैपेसिटी, और अगर हम लोगों ने बाई चांस जो कैपेसिटी है वो कम कैपेसिटी में वर्क किया है, जो कि आप नीचे मैं देख पा रहा हूं कि कम ही है 6,000 और 9,000, तो हमारा वेरिएबल जो है वो 6 और 9,000 के हिसाब से लगेगा।
लेकिन जो फिक्स्ड है वो ऊपर जो कैपेसिटी है उसके बेस पे लगेंगे, क्योंकि ये जो कॉस्ट पर यूनिट असर्टन किया इन्होंने वो 12,000 के हिसाब से दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड है, ये ध्यान में रखे, एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कर दे, विशेष तौर पे ध्यान में रखे अबाउट दिस पार्ट। डेप्रिशिएशन को मेरे हिसाब से ढंग से इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर करना आपको बिल्कुल आता है, ठीक है, उसको ढंग से जरा इग्नोर करें। और बाकी का पार्ट हम एक टेबल बना के गो थ्रू करेंगे। एक और चीज यहां पे नीचे मैं देख पा रहा हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹96 एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस ₹5 पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल। तो सेलिंग का भी मैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट कर देता हूं, ₹4 हमारा वेरिएबल कंपोनेंट है और ₹1 जो है वो हमारा फिक्स्ड कंपोनेंट है। मतलब 12,000 तो हमारा सीधा सीधा लगने ही वाला है, 12,000 तो हमारा सीधा सीधा लगने ही वाला है। सिमिलरली फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में जाएंगे तो 72,000 तो हमारा सीधा सीधा लगने ही वाला है। सिमिलरली फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में जाएंगे तो 48,000 तो लगने ही वाला है। मुझे माफ करिएगा, कुछ जनों को ये 48, 72 और 12 नहीं समझ में आया, तो आई मेंट 12,000, 72,000 एंड 48,000 ये बेस है हमारा, ठीक है। फिर और पढ़ते हैं इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन। ओहो, 2 साल की चर्चा करने को बोला हुआ है, तो पहले साल न्यू कंपनी होगी, अगले साल तो ऑलरेडी हो गया होगा तो एग्जिस्टिंग कंपनी बन जाएगी, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 6,000 हमारा प्रोडक्शन लेवल दे रखा है, सेल्स हमारा 5,000 दे रखा है, तो मैं इधर एक और चीज लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के लिए काम आएगा। जब न्यू कंपनी है तो ये 0 होगा, 0 पे 6,000 बनाया, 5,000 बेच दिया तो 1,000 हमारा क्लोजिंग बन जाएगा। और 1,000 जो हमारा अगले साल का ओपनिंग बनेगा, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग है, इसमें 9 हम ऐड करेंगे तो 10,000 में से 8,500 बेच दिया तो 1,500 हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। तो ये स्टॉक के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब सेकेंड ईयर की वर्किंग कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 1,000 होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,500 होगा, उसको विशेष तौर पे ध्यान में रखें। फिर कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, टू एसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स 2.25 मंथ्स ऑफ एवरेज कंजम्पशन, 2.25 महीने का स्टॉक हम ऑन एन एवरेज रखते हैं भैया। वर्क इन प्रोसेस नील, कम हुआ कुछ पार्ट। डेटर्स 1 month of average sales, cash balance 10,000, credit for supply of material 1 month average purchase, mention नहीं होता तो भी हम purchase पे ही लेते, और creditors for expenses 1 month average of all expenses during the year। हमें 2 चीजें पूछी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इग्नोरिंग टैक्सेशन, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई थिंक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हम बहुत अच्छी सिचुएशन में बनाने के अब बना पाएंगे। मैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर ज्यादा चर्चा करूंगा, हालांकि फर्स्ट पार्ट सेकंड में अपने आप कवर हो जाएगा। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, पर जानबूझ के इसको हम ले रहे सो दैट आपको एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में जनरली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है, न्यू प्रोजेक्ट एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, भूल जाना कौन सा पार्ट किस पे लिया, वो काफी हद तक क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर क्लैरिटी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और हो सके तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर ही देना, क्योंकि हमारे ऐसे और रिवीजन वीडियोस एफएम से रिलेटेड बनने वाले हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन अबाउट द सेम कि कब कब वो होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले साल न्यू कंपनी होगी, तो वैसे तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को वर्किंग नोट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो मैं वर्किंग नोट्स आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप तरीका समझे। रिवीजन में ऑब्जेक्टिव हमको तरीका समझने का ज्यादा है, तो हम तरीका समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। डिटेल प्रेजेंटेशन की जगह पे मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि कैसे बेसिस लेना है, लेकिन अगर मेरे को इफ एट ऑल प्रेजेंट करना है तो मैं ईयर 1 में कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि हमारा रॉ मटेरियल कितना लगेगा, प्लस हमारा डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना लगेगा, प्लस हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना लगेगा, प्लस हमारा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना लगेगा। मैंने रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लिया है, मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा प्रोडक्शन वर्ड को मैंने ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है, ठीक है। इसके बेस पे हमारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस तो हमारा निल है, ऐसा बोल रखा है यहां पे। और
फिर अगर हम जाएंगे और आगे तो इसमें हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे, तो हमारा कुछ टोटल बेस बन जाएगा। तो आप फटाफट मुझे मदद करिएगा अबाउट कैलकुलेटिंग दिस होल सिनेरियो। जैसे कि पहले साल में हमने कितनी यूनिट्स बनाए हैं, 6000, तो 6000 प्रोड्यूस किए हैं और हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 40, तो 6000 इंटू 40 करेंगे तो ये आ जाना चाहिए हमारा 2,40,000। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस जाएंगे तो 20 पर यूनिट है, तो उसका हाफ बन जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 1,20,000। देन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ध्यान रहे वेरिएबल हमने 6000 यूनिट्स पे गिना था, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये वेरिएबल नेचर के हैं, जबकि फिक्स्ड रहता है, इसलिए मैंने वर्ड भी आगे एम्फेसाइज कर दिया है फिक्स्ड, वो 12,000 के बेसिस पे गिनेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72,000, बिकॉज 12,000 इंटू 6 रुपीज हमने इधर लिख ही दिया था पहले ही, और फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे 48,000। तो अगर हम मैं बेसिक टोटल लगा देता हूं तो 360 प्लस 72 प्लस 48 ये बन जाता है हमारा करीब करीब 4,80,000, करीब करीब क्या एक्चुअल एग्जैक्ट 4,80,000, और ये 4,80,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स थे नहीं कुछ, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा इसी पे ही वैल्यू हो जाएगा। ये कितने यूनिट्स के लिए है, 6000 यूनिट्स के लिए है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू अगर हम करने जाएंगे तो 480 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 1000, तो दैट इज गोइंग टू बी 80,000। 80,000 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 4 लाख, और उसमें हम सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे, जिसका वर्किंग मैं अलग से साइड में बता रहा हूं। हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं, 5000, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे लगेंगे 5000 इंटू 4, ये रहा नीचे बताया था, और फिक्स हमारा 12,000 के हिसाब से ही लगना है, तो दैट इज गोइंग टू बी 12,000। आई होप आपको ये पकड़ में आता है। तो 5,000 इंटू 4 विल बी 20,000 प्लस 12,000 विल बी 32,000, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हो गया 432। अंदर से आवाज आ रही होगी आपको, सर 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 डेप्रीशिएशन तो आपने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया डेप्रीशिएशन, क्योंकि मैं कैश कॉस्ट बेसिस पे उसको अभी कंसिडरेशन में लेके आ रहा हूं, कैश कॉस्ट बेसिस पे लेके आ रहा हूं, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया है। मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया, सेलिंग ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हुए मैंने फिनिश गुड स्टॉक में भी उसकी वैल्यू गिनी है। ऐसा करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन पर्पस। मैं इस वर्किंग के बेसिस पे पहले ईयर 1 का ट्राई करूंगा कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बना लूं। तो यहां पे आप ईयर 1 लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में मेरी एक और सलाह होगी, ईयर 1 ईयर 2 दोनों साथ में ही लिखें, क्योंकि बार बार आपको लिखने की बारी नहीं आएगी, और वर्किंग नोट जहां पे भी है वहां मेंशन कर। तो सबसे पहले हमारा आएगा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे ही रखी है। नीचे क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2.25 मंथ्स, 2.25 महीने ऑफ एवरेज कंजम्पशन। कंजम्पशन तो हमारी कितनी, जितनी यूनिट्स बनाई है उतना कंजम्पशन हुआ है। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में 60,000 यूनिट्स बनाई थी, तो कंजम्पशन उतने बेसिस पे हुआ है, क्योंकि जो स्टॉक पड़ा रह गया वो हम कंजम्पशन में नहीं लेंगे। तो 6,000 इंटू हमारा रॉ मटेरियल का वैल्यू है 40 रुपीज, तो 6,000 इंटू 40 कर देंगे तो दैट इज 2,40,000 टोटल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 20,000 इंटू 2.25 करेंगे तो हमारा करीब करीब वैल्यू आ जाएगा रॉ मटेरियल का 45,000, 45,000। उसके बाद WIP बोला है ढंग से इग्नोर करो, खुशी खुशी करेंगे इग्नोर। फिर आ जाएगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया था भैया, 80,000, ये रहा ऊपर, मैंने आपको कैलकुलेशन में लिया था, ठीक है। 6,000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 4,80,000, और 5,000 ही बेची है भैया, तो 1,000 यूनिट्स पड़ी रह गई। तो हम क्या करेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 1,000, तो टोटल आएगा 80,000। नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा वो आएगा डेटर्स। डेटर्स क्या बनना चाहिए वो समझते हैं आराम से। डेटर्स की गिनती के लिए हम लोगों को कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हमारा हुआ है 4,32,000। कैसे आया, 480 टोटल था, उसमें से 6,000 के बेसिस पे तो 1,000 यूनिट्स तो पड़ी रह गई, बेची नहीं है, तो 5,000 ही बेची है,
तो 6,000 का 480 तो 5,000 का 4 लाख। और सेलिंग एक्सपेंस 32,000 कैसे आए? कुछ हमारा वेरिएबल कंपोनेंट था, कितना? 4 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए का 80%, तो 1 रुपए हमारा फिक्स कंपोनेंट हो गया। 1 इंटू 12,000 करेंगे तो 12,000 प्लस हमारा 20,000, तो टोटल आ गया 32,000। इस 432 ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर हो गया, डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो महीने के हिसाब से आ जाएगा। और हम लोगों को डेटर्स जो है वो 1 मंथ ऑफ एवरेज सेल्स ही बोला हुआ है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट 36,000। तो कहीं ना कहीं ये हमारा डेटर्स बन जाएगा, कितना बनेगा? 36,000। मुझे बताओ करंट एसेट में कुछ और चीजें दे रखी है क्या आपको कंसिडरेशन में लेने के लिए? ऐसा कुछ बोला है क्या कि कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में दिया है? नहीं। एक और चीज आनी चाहिए यहां पे, बताओ क्या आनी चाहिए? कैश, क्योंकि कैश मेंशन कर दिया है यहां पे। कितना मेंशन कर दिया है? 10,000। तो इधर मैं पुट फॉरवर्ड कर दूंगा एक और चीज विच इज गोइंग टू बी कैश, जो कि कितना आ जाएगा? 10,000। इसका टोटल लगाओगे तो आपका आई थिंक करंट असेट आ जाना चाहिए। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? क्रेडिटर्स। और क्या माइनस करेंगे? हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ जाना चाहिए। सो लेट अस चेक इट आउट कि ये कितना बनना चाहिए। अब क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया वो समय जब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं पॉसिबली आज के सेशन का। क्रेडिटर्स हमें परचेज पे गिनने हैं। हमारी 6,000 यूनिट्स तो कंज्यूम हुई है, तो 6,000 इंटू 40 करेंगे तो 2,40,000 का तो हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ है। लेकिन हमने 45,000 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है, जो कि हमें यहां से पता चला, ये रहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि ये न्यू कंपनी थी तो ओपनिंग में कुछ स्टॉक था ही नहीं, तो हमने एक्चुअली 240 तो बनाने में यूज कर लिया और 45,000 और है, तो टोटल हमारा आना चाहिए 2,85,000। 2,85,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग कितना महीना है क्रेडिटर्स का वो वापस गो थ्रू करते हैं। अगेन 1 मंथ ही बोला हुआ है क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 23,750 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ध्यान रहे, ये क्रेडिटर्स गिनते वक्त हमने 240 तो लिया ही, साथ साथ में 45,000 भी लिया। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कंपनी थी। तो 285 डिवाइडेड बाय 12 किया तो कितना आ गया? 23,750। और सारे एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करते हैं? 1 महीने के डिले पे करते हैं क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा आपका वेजेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मेरा सजेशन रहेगा सबका साथ में टोटल लगा के एक साथ दिखा दो, पांचों को अलग अलग दिखाने की जगह। तो हम लोग यहां पे ये पार्ट रखते हैं क्योंकि यहां पे WIP नील है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप नोट कर रहे हो तो इसको भी करो। अगर यहां WIP होता तो कुछ एक्सपेंसेस आपके 6,000 पे लगे थे और कुछ एक्सपेंसेस आपका जो WIP पड़ा रह जाता उस पे भी 50% लगते। इस क्वेश्चन में हमें WIP इग्नोर करने को बोला है। बहुत नाजुक बट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि न्यू कंपनी है तो WIP भी हमारा, अगर कुछ WIP का स्टॉक होता तो उस पे भी लगता और उसके बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब इस साल हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कितने लगे होंगे वो गिने तो 20 into 6,000 that makes it 120 plus 72 plus 48 plus 32 that makes it to be 2,72,000। उसको डिवाइडेड बाय हम 12 कर देंगे तो वो आ जाएगा 22,667। जो कैसे आया इसकी वर्किंग मैं इधर बता दे रहा हूं आपको। That is going to be 6,000 into 20 रुपया, तो एक 20 हमारा वेजेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाता है, प्लस 72,000 फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ जाता है, प्लस 48,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाता है, प्लस 32,000 हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाता है। सो इस पूरे का टोटल लगा के मुझे जरा बता दो कि कितना आ रहा है। आई विल बी बैक इन अ मिनट, ठीक है, फॉर अ वाटर ब्रेक। सो इसका टोटल लगा दीजिए, मीनवाइल इसका भी टोटल लगा दीजिए, नेट माइनस करके मुझे बताइए कि वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है।
जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ईयर 1 का कैलकुलेशन हुआ। आई थिंक ये टोटल आपने लगा लिया होगा, वैल्यूज मुझे चैट बॉक्स में दिख रही है, ठीक है। एंड इसके साथ हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएंगे जो कि ईयर 2 का होगा। आई थिंक तरीका हमें पता चल गया है। अब हम लोग थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू करेंगे ईयर 2 के पैटर्न को, और उसमें अगर हम देखें तो जैसे हमने ईयर 1 का हमारा ऑपरेटिंग लेवल 6000 यूनिट्स था, ईयर 2 का हमारा लेवल जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 9000। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा यहाँ पे वो 9000 यूनिट्स के बेसिस पे होने वाला है, और उसी बेसिस पे हम ये पूरा वर्किंग जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड इसमें हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ है, क्लोजिंग स्टॉक अलग बन जाएगा, लेकिन वो कंजम्पशन से कनेक्ट करके दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे 2.25 मंथ्स ऑफ एवरेज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन मतलब एक्चुअल यूनिट्स कितनी बन रही है, तो वो 9000 दे रखा है। आई थिंक वो हमें ध्यान में रखना है। फिर से मैं WIP वाला पॉइंट भी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से रखो। इसमें अगर WIP नील नहीं होता तो जब हम लोगों ने एक्सपेंसेस लिए थे तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस हमारे कहां पे लागू हो जाते, एक्सपेंसेस हमारे जो WIP लागू होता उसमें भी वेजेस वाला पार्ट थोड़ा इनकॉर्पोरेट होता, वेरिएबल एक्सपेंसेस वाला पार्ट थोड़ा इनकॉर्पोरेट होता, तो जब हमारा क्रेडिटर्स नीचे एक्सपेंसेस वाला पार्ट था वो बदल जाता। इसको अगर आप नोट कर लेते हैं तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ये। अब 9000 यूनिट्स के बेसिस पे मैं अगर जाऊंगा तो 9000 यूनिट्स में हमारा क्या पैटर्न रहने वाला है। अगेन 9000 यूनिट्स के हिसाब से रॉ मटेरियल का कंजम्पशन तो हमारा कितना रहेगा, 9000 इनटू अगर ओवरऑल वैल्यू हम देखेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी 9000 इनटू टोटल वैल्यू ऑफ 40 रुपीज, तो ये बन जाएगा हमारा 3,60,000, ठीक है। फिर इसका आधा ये बन जाएगा 1,80,000। फिक्स्ड तो 12,000 के बेसिस पे ही रहने वाला है, तो वो रह जाएगा 72,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड, तो वो सेम पार्ट पे ही रहने वाला है, तो वो बन जाएगा 48,000। लेकिन यहां पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी अवेलेबल हो जाएगा। सो इसका मैं टोटल लगाऊंगा तो 540 प्लस 1,20,000 आ जाएगा 6,60,000। 660 हमारा क्या है, करंट ईयर का प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG ऐड कर देता हूं, जो कि नीचे मैंने आपको सम के बहुत ही स्टार्टिंग में इंकॉर्पोरेट कराया था, ये रहा 1000, और इसका वैल्यू मैंने आपको यहां पे इंकॉर्पोरेट कराया था, ये रहा 80,000। तो जैसे ही हम यहां पे 80,000 ऐड कर देंगे, दिस टोटल अमाउंट्स टू 7,40,000। और हमारा ये 9000 यूनिट्स है, ये 1000 यूनिट्स है, टोटल 10,000 यूनिट्स हो गया। बेची 8500 यूनिट्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना यूनिट्स हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1500 यूनिट्स बन जाएगा। और अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि हम लोग ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये फीफो बेसिस पे भी ले सकते हैं, वैम बेसिस पे भी ले सकते हैं। लीफो पे जनरली कम प्रेफर किया जाता है, पर वो भी ले सकते हैं। मैं इसको अगर फीफो पे गिनूंगा तो मेरी ये जो ओपनिंग वाली 1000 है वो बिक गई होगी, और इस बार वाली 9000 में से ही 1500 यूनिट्स लेनी है, तो उस केस में मुझे 6,60,000 के बेसिस पे गिनना पड़ेगा। और अगर मैं इसको वैम से करता हूं तो मुझे 10,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट पता है 7,40,000। फिर से बोल रहा हूं, 10,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट पता है 7,40,000। सर इसमें तो हमारा कॉस्ट शीट भी साथ साथ में रिवाइज हो गया, तो 740 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 74 इंटू 1500 अगर हम करते हैं तो आ जाता है हमारा 1,11,000। ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। यही चीज मैं फिफो बेसिस पे गिनता तो हम करते 9,000 यूनिट्स पे 6,60,000, तो 1500 यूनिट्स पे कितना आ जाएगा, तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 1500, सो वो 1,10,000 आता। इसका 1/6 कर देते वैसे तो सीधा तो भी चलता, ठीक है, बट ये बेसिस है। और लीफो बेसिस पे वैसे गिनना ही नहीं होता तो इग्नोर मार सकते हैं, बट फिर भी अगर किसी को लॉजिकली ध्यान रखना हो तो
इस बार वाली 500 यूनिट्स और ओपनिंग वाली जो 1000 यूनिट्स है उसके बेसिस पे हम वैल्यू गिनते। तो ये माइनस कर देते हैं हम लोग, 7,40,000 माइनस 1,11,000, जैसे ही करते हैं हमारा आ जाएगा 6,29,000। दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉग्स। इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इस बार हमने 8500 8500 यूनिट्स बेची है, 4 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट और 12,000 का फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 8500 इंटू 4, दैट्स अमाउंटिंग टू 34,000 प्लस 12,000, तो आ जाएगा 46,000। जैसे ये 46,000 का टोटल लगा देता हूं, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आई थिंक कवर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 6,75,000। ये वर्किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि पहले बोला था कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट बताने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैंने थोड़ा फॉर्मेट और वो सब चीजों को इग्नोर मारते हुए एक बार क्विकली आपको चीजें समझ आए वैसा रखा है। कमिंग बैक टू आवर मेन फॉर्मेट, ये हमारा बेसिस यहां पे आ गया और अब हम रॉ मटेरियल देखेंगे। तो रॉ मटेरियल तो बेस्ड ऑन कंजम्पशन ही बोला हुआ है, तो कंजम्पशन तो हमारा 9,000 यूनिट्स ही हुआ है। भले हमारी इन्वेंट्री ऊपर नीचे हुई है तो वो क्रेडिटर्स के लिए काम के लिए आएगा, बट रॉ मटेरियल तो कंजम्पशन पे ही बोला हुआ है। और यूनिट्स हमारी कितनी बनी है? 9,000। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.25 इंटू 40 जब हम करेंगे तो 67,500 आ जाएगा। अगर आपने गौर से पकड़ा है, अगर आपको आंकड़ों को प्यार है, आंकड़ों से पसंद है, तो आपने देखा होगा 6,000 पे 45,000 था भैया, तो 9,000 पे 67,500 हो जाना चाहिए। फिनिश गुड्स में ये चीज सीधी नहीं लगेगी कि 1000 पे 80,000 तो चेंज, बिकॉज कुछ कंपोनेंट उसमें फिक्स्ड का था, जो फिक्स का फिक्स ही रहेगा। अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। तो इसमें सीधा रेशियो प्रोपोर्शन मत करना, शी हो जाएगा नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 80,000 है, यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी आई थिंक निकाल लिया है, विच इज अबाउट 1,11,000। ये कैसे आया, इसकी वर्किंग मैंने आपको इधर डिटेल में बताई थी। ये ईयर 2 का रॉ मटेरियल, ये हमारी वेजेस, ये हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इससे हमारा करंट ईयर का प्रोडक्शन कॉस्ट आया, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, कौन से मेथड के बेसिस पे, वेटेड एवरेज मेथड। अगर ओपनिंग स्टॉक करते तो चेंज करते, सर हम क्या दोनों यूज कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 110% चलेगा। बस बड़ा बड़ा नोट स्टार्टिंग में मार देना, ये भी मैं स्टूडेंट्स को बहुत बार बोलता हूं, अगर आप कोई अजम्पशन लिखना चाह रहे हो, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन रादर देन राइटिंग एट द एंड। एंड में क्यों बताना है, पहले से ओपन अप कर देने का, भैया देखो हमने ये मान के किया है। तो स्टार्टिंग में 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ के आप आंसर शुरुआत करेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। चलिए डेटर्स पे जाते हैं। डेटर्स का टोटल हमारा आया है करीब करीब 6,75,000। 675 डिवाइडेड बाय, मैं अगर 12 कर दूंगा, क्योंकि महीने भर का है आई थिंक डेटर्स, हमने देखा था पहले। जी हाँ, 1 मंथ का है, तो 1 मंथ के बेसिस पे हमारा ये टोटल आ जाएगा 56,250। कैश बैलेंस में कोई चेंजेस है क्या, देख लीजिए जरा, नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा और इसका टोटल लगा लेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिटर्स वाला पॉइंट। अब क्रेडिटर्स के लिए हमें परचेज ध्यान में रखना पड़ेगा, और परचेज देखिए रॉ मटेरियल का कितना हुआ है। इस बार हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 45,000, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो 45,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है। कभी भी ध्यान रखिए, हमें यह पता होगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन। तो अगर परचेज ढूंढना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग, ये इधर ले जा रहा हूं, माइनस ओपनिंग। तो हमारा कंजम्पशन कितने का हुआ था, 9,000 इंटू 40, 360, प्लस क्लोजिंग हमारा है 67,500, माइनस ओपनिंग हमारा है 45,000। सो वो टोटल आ रहा है हमारा 3,82,500। उसको डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो करीब करीब आ जाएगा हमारा 31,875। मस्त पॉइंट है, वापस बोल रहा हूं, परचेज पे गिनेंगे, ठीक है। तो परचेज हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड 9,000 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग 67,500 रुपीज माइनस
ओपनिंग विच इज 45,000। सो उसके बेसिस पे हम लोग ये गिन लेंगे। और आपके पास एक्सपेंसेस तो पता ही है, क्योंकि WIP है नहीं तो उसका लोड है नहीं, WIP होता तो अलग होता। नोट करें, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान में रखें कुछ कुछ बातें अगर आपके पास लिखी भी होगी कहीं पे तो एग्जाम वाले दिन सिर्फ उसको गो थ्रू करोगे तो भी आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि बाकी का पार्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस का सिर्फ टोटल लगाना है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख तो दिए ही थे। अगर आप देखें वापस तो ये रहा हमारा ईयर 2 का पार्ट। आप इसमें वेजेस लिखेंगे, आप 72,000 एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और फिर हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका टोटल लगा के डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपका जो कैटेगराइजेशन है वो बन जाना चाहिए। फटाफट टोटल लगा के बताओ जरा मुझे कितना बन रहा है ये वैल्यू, और उसकी फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है वो भी बताइए। जी हाँ, कुछ चैट बॉक्स में रिप्लाईज में देख पाया, और आपका ये टोटल 184042 ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही है। आई थिंक तरीका मैंने बता दिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, न्यू कंपनी है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, वो हमने गो थ्रू किया, और उसके बेसिस पे ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग करे। देखो सीए स्टूडेंट होने का घमंड है, आप ऐसा बोल सकते हैं, और इतनी छोटी सी देर में इतनी सारी कैलकुलेशन फटाफट एक साथ यहाँ पे लिखने का घमंड है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल, क्योंकि ये आपने साथ साथ में किया ही होगा। कुछ की पॉइंट्स मैं वापस आपको एग्जिस्टिंग और न्यू कंपनी के बताना चाहूंगा। आई होप आपको क्लियरली वो समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP यहाँ पे सेम मानते हैं, जबकि न्यू कंपनी में अलग अलग होता है। अभी हमने क्लियरली समझ ही लिया। तो परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, यहाँ पे हम लोगों ने अलग से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंसिडर किया था, वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत जन इस चीज को बिना गो थ्रू किए ही वर्किंग कैपिटल पूरा कवर कर लेते हैं, काम भी निकल जाता है, आगे फाइनल में भी आ जाते हैं, सीए भी बन जाते हैं, बट पता हो तो ज्यादा बेटर है। उस केस में मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में मैं कुछ इसके की समरी पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जो आप साथ साथ में नोट डाउन कर ले तो अच्छा रहेगा। पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर हम लोग रेगुलर कंपनी है तो कंजम्पशन और परचेज सेम रहेगा, न्यू कंपनी है तो अलग अलग रहेगा, अभी ही मैंने कवर किया। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन न्यू कंपनी में, फीफो, वैम ओल्ड कंपनी में, या अगर आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रही है तो अभी वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, वो एक टिपिकल पॉइंट है। क्रेडिटर्स हमारा परचेज के बेसिस पे रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखें, तो वो भी टिपिकल पॉइंट है। कई क्वेश्चंस में आपको एडवांस टैक्स का पॉइंट दिया हुआ है, देख के घबरा जाते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट भी दिया हुआ है। टेंशन मत लेना, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं कई बार क्लास में भी बोलता हूं। एक ये थॉट है कि कुछ जन ऐसा मानते हैं कि सर टैक्स तो हम लोग कमाएंगे तो ही तो पे करेंगे, और जनरली तब तक हमारा कुछ पैसा घूम ही जाता है, साइकिल घूम जाता है, तो उसी में से हम पे कर देंगे, तो हमें ऑल टुगेदर इग्नोर करना चाहिए। बट जनरली हम ICI के थॉट प्रोसेस पे जाए तो उसको दिखा देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि सॉल्यूशन में भी वो उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको एडवांस टैक्स बोला हुआ, से फॉर एग्जांपल ऐसा बोल देंगे आपका टोटल प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है 50,000, उसका मे बी 60% वो लोग एडवांस में देने का प्लान कर रहे हैं इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो हम 50,000 का 60% 30,000 बाई 4 7,500 एडवांस टैक्स में लिख देंगे, और जो हमारा एडवांस टैक्स का पार्ट नहीं है वो हमारा ईयर में आउटस्टैंडिंग एंड में रहने वाला है, तो उसको प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर कंसिडर कर लेना,
वो ध्यान में रखें। सेल्स वैल्यू में एक और कंपोनेंट आ सकता है आपका, कई बार वो लोग बोलेंगे इतने हजार की सेल्स थी या इतनी यूनिट सेल हुई थी, जिसमें से 20% कैश कंपोनेंट था। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग गिन रहे हैं तो लेवल ऑफ कंजम्पशन के लिए टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड काम का आएगा, पर जब हम डेटर्स पे आ जाएंगे तो हम लोगों को सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही कंसिडरेशन में लेके आनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर माइट बी अ क्वेश्चन और टू वेयर यू विल बी गिवन क्लियरली दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन वाज अराउंड 60,000 यूनिट्स, बट आउट ऑफ दैट ओनली 80% वर ऑन क्रेडिट, सो रिमेनिंग 20% वर नॉट ऑन क्रेडिट। तो बाकी के जब सब आप लेवल्स गिन रहे हैं, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, उसके लिए आप लोगों को कौन सा वैल्यू लेना होगा? 60,000। लेकिन जब आप डेटर्स देख रहे हैं तो आपको क्रेडिट कंपोनेंट के बेसिस पे ही होगा। बहुत सिंपल पॉइंट ही है, लेकिन कई बार रह जाता है, तो उसको ध्यान में रखें। डेप्रिसिएशन को हमने इग्नोर करना है। एक आधा क्वेश्चन आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के ऊपर भी दे रखा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में कुछ ऐसा दे रखा है कि हम लोग अगर होम कंट्री देखें तो उसमें अलग बेचते हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पार्ट देखें तो उसमें अलग बेचते हैं। तो हम लोगों को मतलब सेलिंग प्राइस अलग है, और सेलिंग प्राइस भले अलग हो, हमारा जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स सोल्ड होगा वो तो सेम कंपोनेंट के बेस पे ही होना चाहिए। तो देख के घबराना मत, क्वेश्चन देखना, डेटर्स में चेंज आएगा ऐसे क्वेश्चन में। अगेन जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें चेंज नहीं आएगा, बट डेटर्स का जब हम क्रेडिट पीरियड गिनेंगे तो उसमें अलग अलग वैल्यू का अलग अलग पार्ट आया। फॉर एग्जाम्पल हम होम में 2 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट वालों को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, कम क्रेडिट दे रहे हैं, उस बेसिस पे चेंज आएगा। तो वो आप थोड़ा सा और पिक्चर में ले आए। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा सेगमेंट है वर्किंग कैपिटल का, जिसका हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। न्यू और ओल्ड कंपनी के बेसिस पे हमने बात की। उससे पहले हम लोगों ने कौन सी चीज किसमें कितना लेना है वो पार्ट किया। हम लोगों ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी रिवाइज किया, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में चर्चा की। तो अगर हम वापस जाते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ सम्स चैप्टर में से आ सकते हैं, उसमें हमने कुछ कंपोनेंट जो है वो कवर कर लिए हैं। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी भले कम हो पर इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान रहे। सो वी आर डन विद दिस पार्ट, वी आर डन विद दिस पार्ट एंड वी आर डन विद दिस पार्ट। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, लेकिन इसमें से ये ध्यान रहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, कैश मैनेजमेंट हुआ, पेएबल हुआ, मिसलेनियस कैटेगरी हुई, ये इतना सा है, बहुत फटाफट हो जाएगा। रिसीवेबल्स के ऊपर थोड़ी हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन और है, मैं चाहूंगा कि उसका मैं आपको एक ओवरव्यू अच्छे से दे दूं, सो दैट हमारा एक सेगमेंट पूरा अच्छे से कवर अप हो जाए। स्टडी मैट का ही एक बेसिक क्वेश्चन है, कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं चैट बॉक्स में। तो जब माहौल बना हुआ है तो इसको सिर्फ और हम लोग आज कवर करेंगे, फिर हम एक और सेशन प्लान करेंगे जिसमें हम चैप्टर का नेक्स्ट हाफ जो है वो लेके आएंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, वैसे ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो चैप्टर अगर आपको आता है तो आपको जैसा उसमें बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चंस आते थे उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, और उस बैलेंस शीट में जो आपके टोटल वैल्यूज आएगी उसके बेसिस पे आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो एस्टिमेट करना है। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो देखो इधर दे दिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट मैं आपको हिंट देता हूं, थोड़ा क्विक करेंगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ आपको आइडिया आ जाए। देखो कुछ कुछ चीजें जो मुझे दिख रही है पहले मैं बैलेंस शीट में एक बार लिख दूंगा ताकि पता चल जाए मुझे। जैसे फिक्स एसेट दिख रहा है, फिर स्टॉक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो है तो डेटर्स डेफिनेटली होगा, ठीक है, और कैश कंपोनेंट भी होना चाहिए या इसको मिला के हम क्विक एसेट्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन दिख रही है, रिजर्व एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो ये चीजें हम लोगों को दी हुई है। सेम पार्ट में करंट लाइबिलिटीज भी कुछ ना कुछ होगी ही। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा उसके बारे में मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहा हूं। हमें बोला हुआ है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला आपको पता होगा फिक्स और टर्नओवर रेशियो। ये टर्नओवर रेशियोज में टर्नओवर भले बाद में दिया आता पहले है, डेट इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी होता है, बट फिक्स एसेट टर्नओवर में नाम में ही फॉर्मूला, फॉर्मूला में ही नाम, और वो उल्टा होता है, मतलब टर्नओवर अपॉन फिक्स एसेट करते हैं। और बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है तो इसका एक और कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स एसेट्स कर देंगे। सर क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ सकते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि सेल्स दे रखी है और जीपी रेशियो दे रखा है, तो सेल्स माइनस जीपी रेशियो जब हम करेंगे मतलब 90 लाख माइनस 35%, तो 58,50,000 हमारा कॉग्स आ जाएगा।
ठीक है। 58,50,000 को अगर हम फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे देखें तो कॉग्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट शुड बी इक्वल टू 1.5 ऐसा दे रखा है। तो फिक्स एसेट हमारा हो जाएगा 58,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 39 लाख। साथ साथ में रिस्पॉन्ड करते रहें, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आई होप आपको तरीका पता चल गया, लेकिन थोड़ा एक दो पैटर्न और बता देता हूं। सिमिलरली हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉग्स 6 बोल रखा है। मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को सेम मानूंगा अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कॉग्स के बेसिस पे अगर मैं 5850 डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा, बिकॉज हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो 5850 डिवाइडेड बाय 6 करते ही हमारा स्टॉक आ जाता है 9,75,000। सिमिलरली अगर मैं देऊं तो लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है और दोनों का जो जुदा करता है वो हमारा स्टॉक ही है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं करंट रेशियो विल बी लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स प्लस 9,75,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी, जो कि हमें कितना दे रखा है 2.5:1 दे रखा है। और एक और इक्वेशन दे रखी है क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, जो कि हमारा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो गया, जो कि कितना दे रखा है 1.5:1 दे रखा है। तो क्विक असेट इक्वल टू 1.5 करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। और यहां पे मैं जब 1.5 करंट लाइबिलिटीज लिख दूंगा तो एक इक्वेशन के बेसिस पे मेरी करंट लाइबिलिटीज डिटरमाइन हो जाएगी, विच विल बी 9,75,000। ये 2.5 माइनस 1.5 मतलब करंट लाइबिलिटी आपकी 9,75,000 आ गई, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 9,75,000 लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज, और इसके बेसिस पे हमारे लिक्विड असेट्स डिटरमाइन हो सकते हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज को 1.5 का पैटर्न करेंगे तो आ जाएगा विच इज 975 इंटू 1.5, तो दैट विल बी अमाउंटिंग टू 14,62,500। कोई बिल्कुल ऐसा बोल सकता है कि देखो इनमें जब एक का ही गैप हो तो सिर्फ इनको स्टॉक ही जुदा कर रहा है तो स्टॉक ही करंट लाइबिलिटी है। जी हाँ, मैंने तो ये नोट डाउन कर लिया था, पर मैं शायद ये डायरेक्ट बोलता तो हो सकता है बाउंसर चला जाता, इसलिए मैंने लिख के सॉल्व करना प्रेफर किया। बट दोनों में जब 1 का ही गैप है तो वो स्टॉक ही उनको जुदा कर रहा है, तो वही पार्ट है। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में मुझे कुछ खास इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। आप इसमें भी डेटर्स और कैश को अलग अलग करना चाहेंगे। डेटर्स दैट इज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज 1 मंथ, तो हम लोग डेटर्स अगर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 1 मंथ है मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना हो गया 12, क्योंकि 12 बार घूम रहा है तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। दैट इज इसका एक पार्ट आ गया कितना 7,50,000, और एक और पार्ट हम सेकंड पार्ट जो है वो कैश लिख देंगे। फिर हमें कुछ और पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और कैपिटल गियरिंग रेशियो और फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। आई होप आपको एक रफ आइडिया आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। जैसे फिक्स एसेट टू नेटवर्थ है तो फिक्स एसेट्स अपॉन नेटवर्थ कर दूंगा मैं, तो 39 लाख बाय 1.3 हो जाएगा 30 लाख, और 30 लाख को रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। और कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब जो हमारे फिक्स्ड अपॉन वेरिएबल वाला कंपोनेंट होता है वो गिन लेंगे। तो यहाँ पे ये 39 लाख को पहले तो 1:1.5 में हमें बांटना रहेगा। 39 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, तो 15,60,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है, राइट। और 15,60 इंटू 1.5 कर देंगे तो 23,40,000 हमारा शेयर कैपिटल आ रहा है। और कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर आपको याद हो, मैंने रेशियो चैप्टर में सिखाया हुआ है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो में हम लोग ऊपर लेते हैं जो फिक्स्ड कमिटमेंट वाली सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि प्रेफरेंस भी आपका आ जाता है, और नीचे हमारा बेस आता है वेरिएबल। तो करीब करीब 39 लाख को 0.7875 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप, यहां पे आई थिंक मेरा नेटवर्क 30 है तो कुछ गड़बड़ की है मैंने। फिक्स एसेट 39 लाख है तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 होगा। जी हाँ, सही है। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख आ जाएगा और शेयर कैपिटल 18 लाख आ जाएगा, क्योंकि
इसको 1.3 करेंगे तो फिक्स एसेट आ जाएगा। मैंने 39 लाख से डिवाइड कर दिया था। और फिर यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कमिटमेंट बियरिंग सिक्योरिटीज, जो कि एक तरीके से लोन हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं वैसे तो, वो बन जाएगा आपका 30 लाख इंटू 0.7875, 23,62,500। एक बार हम चेक कर लेंगे। 30 लाख हमारा एक पार्ट था, प्लस 33,62,500 प्लस 9,75,000, तो ये आ जाता है करीब करीब 63,37,500। और इधर हम जाएंगे तो अगेन 39 लाख प्लस 14,62,500 प्लस 9,75,000, दैट्स अगेन अमाउंटिंग टू 63,37,500। बैलेंस शीट बन गई। वर्किंग कैपिटल गिनने के लिए हम लोग स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे, कैश लेंगे, करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उसमें प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के लिए हम 15% और ऐड कर देंगे। और इसके साथ हमारा एक और तरह का क्वेश्चन कवर अप हो जाता है ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये जो हमारा सेगमेंट था, इसमें मैं एक और चीज टिक करूंगा। जी हाँ, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट पार्ट के हमें ये सारे ही टिक करने हैं, सारी वेराइटीज एक एक बार कवर अप करनी है, ताकि हम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो whenever we are appearing for the exam from this part. I hope आपको आज का ये जो सेशन है वो क्लैरिटी दे रखा हो। ठीक है, अगर दे रखा हो तो बिल्कुल कमेंट करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। आपके कुछ दूसरे फ्रेंड्स हैं जो इंटर अपियर कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्प करेगा, हम मदद कर सकते हैं, तो उन तक भी ये डेफिनेटली पहुंचाएं। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें मैंने कोशिश की मेरी तरफ से कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली रिवीजन के साथ साथ कवरेज दे पाए। हम इसी तरह के कुछ और सेशंस लेके आएंगे जिसमें एफएम में हम और थोड़ी क्लैरिटी के साथ रखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि एफएम सिंपल, इजी, स्कोरिंग तीनों पार्ट है। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट्स वैसे बन सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप इस विशेष बात पे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बार आपने कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ ली है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी बाद में। बस चीजों को नोट डाउन कर ले। तो आज के सेशन की जो भी समरी है उसको एक जगह नोट डाउन करें, फिर मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करूंगा, उनको भी नोट डाउन करें, सो दैट यू कैन यूज देम फॉर रिवीजन पर्पस। हम यहीं रुक जाएंगे आज, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।